जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। स्वागत है आपका जे डिफेंस वॉरियर्स में। और हम यहाँ करने वाले हैं एनडीए 2022 की प्रिपेयरिंग और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पॉलिटी। हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक से। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट पहले मैं उससे आपसे पहले ये कहूँगी कि आपको एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करना है और आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, स्ट्रगल करना है, बहुत अच्छे से स्टडी करनी है कि आज आप अपना एनडीए एग्ज़ाम क्लियर कर सको। कि एनडीए का एग्ज़ाम भी अब आने वाला है, तो बेटर यही होगा कि आप अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। और मोटिवेट होते रहो, सेल्फ मोटिवेट होते रहो और करते रहो मेहनत, और अच्छे से अपनी वॉरियर बनने का अपना जो आपकी जो ड्रीम जॉब है उसे कंप्लीट करने के लिए आपको बस मेहनत करनी है। और वो मेहनत आप हमारे साथ करेंगे और हम आपके साथ, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं और हम आपके साथ जुड़े हैं, तो हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा ही नहीं, अगर आपको लगता है कि हमारे लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, शेयर भी ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें अच्छा लगेगा कि हमारे साथ बहुत सारे न्यू मेंबर्स या बोले तो न्यू फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्या चीज़ है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? अगर हम ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, ऑन 7 अगस्त 2020 गिरीश चंद्र मुर्मू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कैग। He was the Lieutenant Governor of Jammu Kashmir Union Territory. Before him, Rajiv Mehrisi assumed the CAG office on 25 September 2017. हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसकी? गिरीश चंद्र मुर्मू की। तो अगर गिरीश चंद्र मुर्मू को मैं आपको बता दूँ, ये अभी प्रेजेंटली कैग हैं, ऑडिटर जनरल हैं ऑफ इंडिया के अभी। और उससे पहले ये जम्मू कश्मीर जो हमारी एक यूटी है, ये वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और इनसे पहले जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, उनसे पहले थे राजीव मेहरिषि, जो कि कैग थे। 25 सितंबर 2017 तक इन्होंने वर्क करा था। उसके बाद जो बने वो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। अगर हम ऑडिटर जनरल की बात करते हैं, ठीक है, ऑडिटर जनरल की अगर मैं बात करते हैं, जो कैग है, ठीक है, जो हमारा कैग ऑफ इंडिया है। अगर हाँ, कैग ऑफ इंडिया से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारा ये जो वर्ड है कॉम्पेट्रोलर, ये एक इंग्लैंड से लिया गया है। कहने का मतलब है कि ये जो है हमारा वर्ड, ये एक इंग्लैंड वर्ड है। बट हमारे जो ऑडिटर जनरल बोलते हैं, ठीक है, और ये जो मतलब इसे हम कैग बोलते हैं, क्योंकि कॉम्पेट्रोलर ऑडिटर जनरल जो कि इंग्लैंड का वर्ड है, जो कि इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने कैग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। ये जो पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस ऑफिस इन अ चैप्टर 5। जस्ट अवे, हाँ, तो जो पार्ट 5 है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करता है कैग के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दी जो भी हमारे ऑडिटर जनरल हैं वो क्या होते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। कौन अपॉइंट किया जाता है? कैग। और प्रेजेंट में कैग के मतलब ऑडिटर जनरल कौन है? हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। पूछ लेते हैं क्वेश्चन। पावर ऑफ द कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 148 है, इसमें जो आर्टिकल 148 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें कैग के बारे में दिया गया है और कुछ कैग के पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनकी पावर्स हैं उनसे रिलेटेड, जो कि अब हम यहाँ पर नीचे पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 148 के अंदर आते हैं। कि आर्टिकल 148 कैग के बारे में क्या कहता है वो हम अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे कैग की, ठीक है, ये रहा हमारा कैग। अगर हम बात करें हमारे कैग की, जो कैग है मतलब जो हमारे CAG है, ये जुड़ते हैं किसके अकॉर्डिंग ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट दिए जाते हैं। और प्रेसिडेंट ही जो ऑडिटर जनरल है उन्हें शपथ दिलाते हैं, और इन्हीं के द्वारा जो ऑडिटर जनरल हैं कैग, इन्हें ही क्या कहते हैं, इन्हें अपॉइंट किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हाँ, ये जो सैलरी है इनकी जो सैलरी है, सर्विस कंडीशन है, लीव ऑफ एब्सेंस है, पेंशन है, इनकी एज है, रिटायरमेंट है, कुछ भी है, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। और जिसमें कि सेकंड शेड्यूल मतलब दूसरी अनुसूची जो है, वो जो सर्विस कंडीशन में जिसमें भी सैलरी
जो मॉडिफाइड होती है जो वो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग होती है, किसके अकॉर्डिंग, इंडिया ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर जो कैग है, अगर हम अपनी उसमें बात करते हैं, जो कैग है वो इसमें क्या करते हैं कि वो अपना रिज़ाइन अगर देना चाहें तो वो रिज़ाइन भी दे सकते हैं। कहने का मतलब है जो कैग है वो स्टेट गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट, मतलब जो कैग है CAG वो स्टेट गवर्नमेंट और जो भी एनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अपने कार्यकाल को सीमित, मतलब मतलब समाप्ति, मतलब एंड के बाद किसी और कार्यालय के लिए पात्र नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो भी भारत की जो संचय निधि है, संचय निधि मीन्स अगर हम बात करें भारत की जितनी भी जो संचय निधि है उसमें क्या है, ये प्रभावित होते हैं, मतलब कि ये अट्रैक्ट होते हैं। कौन क्या अट्रैक्ट होता है, जो भारत की संचित निधि है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर हम इनके टर्नओवर की बात करें, ठीक है, ये जो क्या है इनके टर्नओवर की बात करें, जो इनका पीरियड होता है वो 6 ईयर होता है, 6 ईयर का इनका पीरियड होता है, 65 ईयर्स की एज होती है जो कि कैग के लिए होती है। इसमें टाइम ऑफ पीरियड 6 ईयर, 6 ईयर टू 65 इनका टर्नओवर कंप्लीट होता है। तो ये रिज़ाइन लेटर जो है प्रेसिडेंट को देते हैं, ध्यान रखना। जो भी कैग अगर कोई रिज़ाइन देता है, ठीक है, मान के चलिए जो CAG है अगर वो रिज़ाइन देते हैं तो वो अपना जो रिज़ाइन लेटर है वो किसे देते हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट को देते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हम सिर्फ छोटी छोटी बात कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट लाइन है, बस अभी फ़िलहाल हम वो ही पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, अगर देखा जाए। और लेकिन आपको बस एक काम करना है, आपको ये लेकिन तब भी आपको ये पढ़ना है, ये जो इसमें दे रखा है, ठीक है, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके, इन्हीं से अकॉर्डिंग से रिलेटेड बात करते हैं। जो हमारे मतलब इनके कुछ मेजर पावर्स है CAG के, जो CAG है इनके कुछ मेजर पावर्स हैं, हम इनके कुछ मेजर पावर्स के ऊपर ध्यान लगाते हैं कि आगे इनके मेजर पावर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। इनका हमने टर्नओवर तो हमने देख ही लिया, ठीक है, टर्नओवर तो हमने इनका देख ही लिया है। अब हम इनकी कुछ बात करते हैं, ठीक है। जो हमारे क्या कहते हैं कॉम्पेट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो जितने भी इनके स्टाफ होते हैं, जितने मतलब जो जिन्हें हम कहते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनके जो ऑफिस में जितने भी प्रशासनिक जितने भी वे होते हैं, मतलब जो फाइनेंशियल जितना भी वे होता है, और उस कार्यकाल में सेवा करने वाले जितने भी व्यक्तियों को जो मतलब सैलरी या कुछ मतलब जो पेंशन होती है, सर्विस होता है, वो पार्लियामेंट के द्वारा होता है। और भारत की संचित निधि पर भी, जो भारत की जो संचित निधि है उनके ऊपर भी क्या करते हैं ये, उन पे प्रभावित होते हैं, उस पर अट्रैक्ट होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम इनके रूल्स की बात करें, ठीक है, इनके रूल्स की अगर बात करें, इसमें एक है ये जो एक्ट 1935 से रिलेटेड है, और एक हम बात करते हैं अपने आर्टिकल जो एक्ट दे रखा है इसमें 1971 को अगर हम बात करते हो, 1976 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रखा है, मैं आपको बता देती हूँ। 1971 है, 1971 में जो आर्टिकल 151, एक मिनट, ये जो आर्टिकल 151 की हम बात करते हैं, ठीक है, ये अभी हम नीचे पढ़ेंगे, बट उससे पहले जो द प्रेजेंट प्रोविजन ऑफ अकॉर्डिंग हिम फ्री access to files and information in a practice continuing from the past. A modification, however, was introduced in 1954 in the central government, according to which, if secret documents are involved, they are sent of the case by name specifically and are turned as soon as their work is over. जो भी मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं, जो भी हम कैग से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट अकॉर्डिंग या सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर वो जो इन्वॉल्व होते हैं वो किस में होते हैं, वो जो 1954 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक मॉडिफिकेशन बनाया गया था, जिसमें कि उनको क्या करते हैं, एक तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो 1954 में किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उससे पहले आप एक बार ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा पावर ऑफ द एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पावर ऑफ ये जो है। और अगर हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन की, ड्यूटीज़ ऑफ कैग, अगर हम ड्यूटीज़ ऑफ कैग की बात करें, ठीक है, ड्यूटी ऑफ कैग की बात करें, इसमें 4 आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल 148, आर्टिकल 149, आर्टिकल 150 एंड देन आर्टिकल 151, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब करता है, इनके फंक्शंस, पावर ऑफ
इन दिस ऑफिस, मतलब जो कैग के जितने भी कार्यालय होते हैं उनके फंक्शन पावर्स की बात करता है, जो कि अब हम पढ़ेंगे। जो आर्टिकल 149 है, आर्टिकल 149 कहते हैं कि जो भी भारत के सीएजी हैं उनके बारे में, कि उनके अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनका अपॉइंटमेंट में मतलब जो शर्तें लागू हुई हैं वो मतलब कौन कराता है। ठीक है, अगर इसी की अगर हम बात करें तो अगर हम आर्टिकल 148 में बात करें, जो सीएजी हैं वो एक इंडिपेंडेंट पोस्ट नहीं है, मतलब एक व्यवस्था की गई है, मतलब इंडिपेंडेंट की पोस्ट की व्यवस्था, मतलब व्यवस्था की गई जिसमें कि इन्हें सीएजी कहा गया है। जो ये इंडिया के जितने भी मतलब फाइनेंशियल और अकाउंटेंट होते हैं वो उसके हेड होते हैं। ये है जो फाइनेंशियल, मतलब जिन्हें हम लोकवित्त कहते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी मतलब कि जितनी भी इंडिया में जितनी भी इंडिया में वो बनाए जाते हैं अकाउंट से रिलेटेड, उनकी जो पावर है वो किस में होती है, वो जो हेड होते हैं, जो पावर होती है अकाउंट की, इंडिया के अकाउंट की, वो किस में होती है, वो सीएजी में होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो बनते हैं किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि एक तरह से जो किया गया है वो क्या है, इंडिया की बॉडीज, जो स्टेट है। ठीक है, इंडिया की एक तरह से बॉडी है। जैसे हम एग्जांपल में जैसे बात कर लेते हैं कंप्यूटर से, कंप्यूटर की बॉडी, कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, सीपीयू। ऐसे ही जो सीएजी है वो क्या कहते हैं, स्टेट और यूनियन ऑफ इंडिया एंड ये स्टेट की एक तरह से बॉडी से, जो कि किसके द्वारा वो जो भी कानून बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं आर्टिकल 149 में। और जो आर्टिकल 148 है वो तो हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, अब देन अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 150 की, आर्टिकल 150 क्या कहता है, तो आर्टिकल 150 ये कहता है जो सीएजी है। ठीक है, आर्टिकल 150 ये कहता है जो सीएजी है, जितने भी संघ तथा राज्यों की लेख के प्रकार है, मतलब जो जितने भी यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट है, उसमें जितना भी मतलब जितना भी अकाउंट्स होता है, अप्रूवल होता है, वो किसके साथ होता है, वो अकाउंट्स में मतलब जो जितने भी टाइप्स हैं अकाउंट्स के, ठीक है, उनके प्रकार के बारे में डिस्क्राइब करता है आर्टिकल 150। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आर्टिकल 151 की बात करें, ये एक तरह से सीएजी की रिपोर्ट होती है। आर्टिकल 151 एक सीएजी की रिपोर्ट होती है जिसमें पार्लियामेंट को अधिकार देते हैं कि वह केंद्र और राज्य या किसी भी अन्य प्राधिकरण या संस्था के माल लेखा, मतलब सीएजी से जुड़े और जो उनके अकाउंट हैं उनके उनके मामले में उन्हें इंफॉर्मेशन हो, मतलब ये बहुत नेसेसरी वाली बात होती है। ठीक है, जो कि टू रिपोर्ट टू दियर प्रेसिडेंट और दियर गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑन द अकाउंट ऑफ द यूनियन और स्टेट, जो अभी हमने बात की थी, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 151 में है। ये जो आर्टिकल 151 है इसमें पार्लियामेंट को अधिकार होता है कि वे सेंट्रल इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट में जितने भी अकाउंट से रिलेटेड वो सीएजी से बात कर सकते हैं। अगर हम आर्टिकल 279 की बात करें, जो आर्टिकल 279 क्लोज 1 की अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें यह कहा गया है वे किसी कर या शुल्क की शुद्ध जो भी मतलब डेट दिया के हैज़ टू अ सर्टन, एक मिनट, अ सर्टन एंड क्रिएटिफाई द नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटी मेंशन इन अ चैप्टर फर्स्ट ऑफ मेंशन इन चैप्टर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें जो आर्टिकल 279 है उसमें यह कहा गया है कि वह किसी कर या शुल्क की जितनी भी मतलब जितनी भी नेट प्रोसेस, जितने भी मतलब टैक्स होते हैं, कर या शुल्क जो ड्यूटी में मेंशन होती है, उनका एक तरह से प्रमाण करता है। और उसका जो प्रमाण पत्र होता है, मतलब जो लास्ट प्रमाण पत्र होता है, मतलब अगर उसकी हम बात करें, अगर कोई भी उसका लेटर होता है उससे रिलेटेड, ड्यूटी से रिलेटेड, तो वो एक लास्ट होता है जिसमें कि शुद्ध आगामों जो भी मतलब हमारे नेट प्रोसीड्स हैं, इनका अर्थ होता है कर या शुल्क की प्राप्ति, मतलब जितने भी हमारे टैक्स और ड्यूटी है उनकी जब हमें मतलब प्राप्ति होती है जिसमें लागत सम्मिलित होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें क्या होती है हमारे पास एक तरह से हम एक सर्टिफाई हो जाते हैं जो हमें मिलता है, जिसमें कि संसद की जो लोक लेखा समिति के जो गाइड होते हैं, ठीक है, गाइड होते हैं जो मतलब हमें एक तरह से गाइड के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कौन करता है हमें गाइड के रूप में, केग, जो केग होते हैं वो हमें गाइड के रूप में कार्य कर, मतलब गाइड के रूप में वर्क करता है। अगर मैं आपसे बात करूँ एक्ट ऑफ 1971, एक्ट ऑफ 1970 की बात करूँ, ये जो एक्ट ऑफ 1971 है इसमें
कैग को, जो हमारा जो कैग है 1971 का जो एक्ट है, इसमें कैग को क्या किया गया है, कैग को एक तरह से मतलब ड्यूटीज़ और पावर्स जितनी भी कंडीशंस आती हैं वो इसके अकॉर्डिंग, मतलब जितने भी उसके कर्तव्य हैं, शक्ति हैं और सेवा हैं, वो सब एक 1971 से जुड़ी हुई है, मतलब इसको प्रभावी बनाती हैं। ठीक है, अगर हम 1970 की बात करें, और जो 1976 का जो एक्ट है, ठीक है, इसमें जो 1976 दे रखा है, जो 1976 में इस एक्ट में जो जितने भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के सीएजी से जितने भी अकाउंट्स को अलग करते हैं और उसे क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करा जाता है बाद में। ठीक है, इम्प्लीमेंट करा जाता है, जिसमें कि जो अभी हमने आर्टिकल 149 पढ़ा था, ठीक है, अभी हमने ऊपर आर्टिकल 149 पढ़ा था, जिसमें कि ये था जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो यूनियन एंड स्टेट और किसी भी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों में कैग के ड्यूटीज एंड पावर को निर्धारित करने के लिए एक अथॉरिटी देता है। कौन देता है? एक अथॉरिटी देता है, आर्टिकल 149। क्लियर हो गया आपका? आर्टिकल 150 हमने क्लियर कर, जिसमें कि यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट के एक तरह से अकाउंट से रिलेटेड है। कौन? आर्टिकल 150, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 151 जिसमें कि ये आता है जो भी हमारे केग की रिपोर्ट क्या कहती है इंडिया से रिलेटेड, कि इंडिया के अकाउंट से रिलेटेड कितना फाइनेंशियल हमें, मतलब फाइनेंशियल से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इन सब से जो होती है वो केग की रिपोर्ट में आया था। ठीक है, जिसमें कि ये कहा गया है, जिसमें कि हमने तो बात कर ली था, जिसमें हम बात करते हैं 1976 की। ठीक है, आर्टिकल 279 क्लॉज 1 आपका क्लियर हो चुका है। 1971 आप जो एक्ट है, ठीक है, इसमें जो कैग को उनकी ड्यूटीज़, कर्तव्य, पावर और सेवा निर्धारित की गई है, किसमें? एक्ट 1971 में, जो इसका है ड्यूटीज़, पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट ऑफ 1971। इसमें कैग को क्या कर, उनके कर्तव्य, सेवा और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर इसको प्रभावी की गई है। अगर हम बात करते हैं 1976 की, तो 1976 में ये था कि इस अधिनियम में जो केंद्र सरकार के जो सीएजी से जितने भी अकाउंट हैं उन्हें अलग करके इन्हें संशोधन करना, मतलब एक तरह से नया बनाने को, जो पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो भी सीएजी के जो कार्य मतलब जितने भी कार्य हैं, मतलब वर्क है, ड्यूटीज़ है, उन सबको एक तरह से स्थापित किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या है कि एक तरह से जो भारत की जितनी भी संचित निधि है, जो मतलब हर एक स्टेट की जो भी संचयी निधि है, ठीक है, हर एक स्टेट की जो भी संचयी निधि है, और प्रत्येक जितने भी यूटी यूटी है, जहाँ विधानसभा से सभी जितने भी व्यय संबंधित लेखाओं की एक अकाउंट परीक्षा करता है। कौन करता है अकाउंट परीक्षा? कैग। कैग को ये इंडिपेंडेंट है कि वो हाँ किसी भी लेखाओं की एक लेख परीक्षा करता है। कौन करता है? कैग। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एंड देन अगर हम बात करते हैं और वह, हाँ, और अगर कैग के बारे में अगर हम छोटी सी बात करें, जो कैग है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों किसी भी डिपार्टमेंट द्वारा जो भी ट्रेडिंग या लॉस और मतलब लॉस एंड प्रॉफिट जितने भी अकाउंट से क्या करता है वो उनकी लेखाओं जो मतलब कैग हैं, जो अकाउंटेंट है, उनकी परीक्षा भी करता है। ऐसी बात नहीं परीक्षा नहीं करता, परीक्षा करता है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये उनके मतलब थोड़े बहुत वर्क थे, ड्यूटीज़ थी, और वह मतलब प्रेसिडेंट को इस संबंध में मतलब एडवाइस भी देते हैं। एडवाइस देता है कौन? देता है कैग। कैग प्रेसिडेंट को किसी संबंध में एडवाइस देता है कि वो केंद्र और राज्यों के लेख जो अकाउंट है किसी प्रूफ में रखे जाने चाहिए। मतलब किसी प्रूफ में रखे जाने का मतलब है एक तरह से उनका स्टोर बनाकर रखा जाना चाहिए। ठीक है, और जितने भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट से संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो किसको देते हैं? वो गवर्नर को देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो कैग है, ठीक है, जो कैग है वह स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट है, ठीक है, अगर हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो जितनी भी रिपोर्ट है वो किसको देता है? वो गवर्नर को देता है। वो एक गवर्नर को देता है जो उस विधानमंडल में रखते हैं। और ये जो आर्टिकल 151 है कैग रिपोर्ट, इसी से ही रिलेटेड है। ठीक है,
और अगर हम 1976 में जो केंद्रीय सरकार के जितने भी अकाउंट के जितने भी कार्य से इन्हें मुक्त कर दिया गया, क्योंकि जो भी सीएजी को अकाउंट परीक्षण से अलग करके और जितने भी मतलब लेखाएं जो अकाउंट का है उनसे उनका परीक्षा मतलब वो परीक्षा मतलब ले सकते हैं, मतलब एक तरह से उन्हें एक तरह से उनका एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम करते हैं, ठीक है, या उन्हें रीचेक करना या उन्हें चेक करना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि हाँ ये हमारे लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे से आप मेहनत करें, आप इतनी मेहनत करें कि आप अपना एनडीए एग्ज़ाम क्लियर कर सको, ठीक है। हमारी बस आपसे यही है कि हम और आप दोनों मिलकर बहुत अच्छे से एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करें, ठीक है। अगर हम कैग की बात करें, जो कैग है, ठीक है, छोटी सी एक लाइन और बता रही हूँ, जो कैग है वो प्रेसिडेंट को तीन अकाउंट एग्जामिनेशन मतलब प्रेजेंटेशन देता है, जिसमें कि एक होती है हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, एक होती है हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट, एक होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंट की, और एक होती है जो जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट होती है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट जो भी वर्क करती है उनसे एक रिलेटेड रिपोर्ट होती है, जो लेकिन ये रिपोर्ट जो होती है वो हम गवर्नर को देता है, जो कि जो गवर्नर क्या करते हैं उसे विधानमंडल के एक पटल पर रखा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हमारी और हाँ, ये बात आपको, जो कैग है, कैग को जितना भी खर्चे की अकाउंट में जो भी परीक्षा में जितनी प्राप्तियाँ होती है, जो स्टॉक होता है, जो ट्रेड होता है, ठीक है, उसमें उनकी जो तुलना है वो कहीं अधिक इंडिपेंडेंट होते हैं। कैग तो ध्यान रख लो, कैग जो है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो किसी के अधीन नहीं, वो एक तरह से इंडिपेंडेंट है। अगर हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, तो पहले थे हमारे वी नरहरि राव, 1948 से 1954 तक बने थे, ठीक है। सेकंड की बात करें, ए के चंदा, 1954 से 1960, और थर्ड अटॉर्नी जनरल ए के रॉय, फोर्थ एस रंगनाथन, नेक्स्ट ए बख्शी, नेक्स्ट मिस्टर गेन प्रकाश, नेक्स्ट मिस्टर टी एन चतुर्वेदी, ठीक है। और नेक्स्ट की बात करें हम सी जी सौम्या, नेक्स्ट का बात करें वी के सुंगलू, क्या नाम है, नेक्स्ट वी एन कोलू, नेक्स्ट विनोद राय। अगर नेक्स्ट की बात करें हम शशिकांत शर्मा, देन उसके बाद राजीव महर्षि, जिनके बारे में हमने बात करा था, जो कि 25 सितंबर को बने थे। और उनके बाद आते हैं हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि प्रेजेंट में भी कैग हैं, ठीक है, प्रेजेंट में कैग हैं, ठीक है। अगर हम रोल ऑफ कैग इन इंडिया की बात करें, ठीक है, कि जो रोल ऑफ कैग है कि कैग का इंडिया में क्या रोल है, ठीक है, अगर हम कैग के इंडिया के रोल की बात करते हैं, तो जो कैग का जो रोल है इंडिया में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द रोल ऑफ दिस ऑफिस इज़ टू अपलोड द प्रोविजन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि एक तरह से हमें पता है कि जो कैग होता है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट होता है, जिसमें कि जितने भी फाइनेंशियल जो मतलब जो पार्लियामेंट द्वारा जितने भी मतलब लॉ या कुछ भी कानून वगैरह, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो भी प्रोविजंस होते हैं, लॉ होते हैं, वो पार्लियामेंट द्वारा होते हैं। लेकिन जो फील्ड में जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो एक कैग का होता है, जिसमें कि जो दी अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव to the parliament in the chapter of financial administration is secured through कैग रिपोर्ट। जो कैग की जो रिपोर्ट होती है वो उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है कि तो जो भी हमारी जितनी भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी रिपोर्ट होती है वो CAG के द्वारा अकॉर्डिंग क्या होता है, एक तरह से उसे सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करते हैं, ये कुछ टॉपिक्स है, ये इसे ज़रूर आप पढ़िएगा, ठीक है, जिसमें क्या रखा है, द कैग हैज़ टू असर्टन वेदर मनी शोन इन द अकाउंट हैज़ हैविंग बीन डिसब्यूज्ड was legally available for and applicable to their service or the purpose to which they have been applied or charged and whether the expenditure conform to the authority at the government it। अगर हम बात करते हैं इनकी सर्विस की, इसमें क्या है, जो भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में
जो भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन एवं जो पार्लियामेंट विधि के अनुरक्षण के प्रति एक जो कैग होते हैं, ठीक है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्लियामेंट में, ठीक है, या और लोकसभा में भी इनका क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो जितनी पार्लियामेंट के प्रति जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो केग की अकाउंट पर जो केग की अकाउंट रिपोर्ट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है कि जो केग है वो पार्लियामेंट का एक एजेंट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो मतलब एक एजेंट होता है कौन, केग, जिसमें कि इनमें मेंशन भी होगा। आप एक बार इसे पढ़ना अच्छे से ध्यान से, तो इसमें मेंशन होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं नहीं, एक बार आप ये तीनों टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो केग एक पार्लियामेंट का एजेंट होता है और उसी के माध्यम से जितने भी खर्चे का लेख परीक्षण करता है, और इसी तरह वह केवल एक पार्लियामेंट के प्रति अपना एक जिम्मेदार होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। जो केग अपनी जितनी भी बिल्कुल केग क्या कहता है, केग केग क्या करता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब फेथफुलनेस से अपना कर्तव्य पूर्ण मतलब वो करता है। जब केग को जब प्रेसिडेंट शपथ दिलाता है, तो वो केग जो शपथ ग्रहण करता है उसमें वो ये मतलब बिल्कुल एक तरह से फेथफुलनेस हॉनेस्टी के साथ वो अपना वर्क करता है केग, क्योंकि केग इम्पोर्टेंट है, पार्लियामेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केग के पास, और इसी के ही अकॉर्डिंग में अगर हम बात करते हैं जो इंडिया के केग, जो इंडिया का केग होता है, ठीक है, जस्ट अ वेट, हम अभी ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। जो CAG होता है, CAG क्या होता है, CAG इज हेड ऑफ द इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। अगर हम ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है, एक मिनट, अगर हम ऑडिट ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जो क्योंकि इंडिया में जो इंडिया के जो केग होते हैं वो हेड होते हैं इंडियन के ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के, जिसमें कि 1947 में जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में चले तो 1947 में हमारे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। बट जो ऑडिट एंड अकाउंट कैग का है, ये एक ब्रिटिश रूल से आया है 1953, अगर हम हिस्ट्री की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 1953 की बात है, जब ब्रिटिश रूल के बाद ये बनाया गया था ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, जिसका जो हेड होता है वो कौन होता है, कैग। और जिसमें कि, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारे एक्ट 1971 की, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के जितने भी ड्यूटीज़ पावर एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस होती है वो 1971 के अकॉर्डिंग दी जाती है, उन्हें प्रोवाइड की जाती है, किसको, कैग को, एक्ट 1971, ठीक है। और इसे एक बार आप पढ़िएगा जितने भी हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक छोटी सी मतलब जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक डेफिनेशन दी थी कैग के बारे में, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेड दैट कैग विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज उनका कहना था जो कैग है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर है, क्योंकि जो कैग है वो एक तरह से ऑडिट एंड अकाउंट का ही हेड है, ठीक है, जो कि ब्रिटिश रूल से आया था। ये जो अभी हमने ऊपर हिस्ट्री का थोड़ा सा पढ़ लिया था, हमें पता होना चाहिए ना इस बारे में। तो अगर हम बात करते हैं, हमने अपने छोटी सी एक वो भी हमने बात कर ली है, ठीक है। और जो कैग होता है, हमने संचित निधि की बात कर ली है, जो प्रभावित होता है कैग संचित निधि से, क्योंकि वो एक तरह से हेड ही है, ठीक है। तो हम यहाँ थे, जितने भी मतलब ऑल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जितने भी मतलब एक्सपेंडिचर होते हैं, फंड होते हैं इंडिया के, वो कैग के द्वारा किए जाते हैं। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं पब्लिक अकाउंट्स के, जितने मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो भी सब्सिडारी अकाउंट होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, वो भी कैग के अकॉर्डिंग होते हैं। जितने भी स्टोर एंड स्टॉक गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ऑफिस में जो होते हैं, वो भी कैग के अकॉर्डिंग होते हैं। अकाउंट ऑफ ऑल गवर्नमेंट कंपनी सेट अप अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट 1956। अगर हम इंडियन कंपनी एक्ट 1956 की बात करते हैं, ठीक है, 1956 का ये जो इंडियन कंपनी एक्ट ये जो था, जिसमें कि ये बताया गया था कि जो ऑल गवर्नमेंट्स की जितने भी कंपनीज होते हैं,
जो मतलब ऑल गवर्नमेंट कंपनीज के जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो अंडर आते हैं किसके, इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंडर में आते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, और ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ये आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये जो कैग है ये बहुत अच्छा पार्ट है इंडिया का, इंडिया से रिलेटेड बहुत अच्छा पार्ट है कैग। तो आप ये कैग ना बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर इसे पढ़िएगा। अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं एक छोटी सी हिस्ट्री की बात करती हूँ, 1968 1968 की एक छोटी सी हिस्ट्री की मैं बात करती हूँ नॉर्मली। 1968 में जो सीएजी थे, ठीक है, 98 में सीएजी के कार्यकाल के एक अंग के रूप में अकाउंट परीक्षा का जो बोर्ड होता है उसे ऑडिट बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगर हम ऑडिट बोर्ड की बात करें, जो एक ऑडिट बोर्ड था, मतलब ऑडिट बोर्ड बनाया गया था। अगर 1968 का अगर आपसे पूछ ले कोई, 1968 में सीएजी जब मतलब जब सीएजी एक ऑफिसर, मतलब लाइक अ ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर के एक अंडर में आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, जिसमें कि एक बॉडी के रूप में जो मतलब एक लेखा परीक्षा बोर्ड होता था, तो जो उसकी स्थापना की गई थी जिसे हम ऑडिट बोर्ड कहते हैं, मतलब ऑडिट बोर्ड की स्थापना की गई थी 1968 में, जिसमें कि जो बाहर के जितने भी विशेषज्ञ साइन में कुछ भी ले लो, इंजीनियर ले लो या मतलब केमिस्ट्री मतलब साइंटिस्ट ले लो जो मतलब केमिस्ट्री से जुड़े हुए हों, उन सबको ले लो, तो उन सब के लिए एक बोर्ड की स्थापना, एक बोर्ड बनाया गया था जिसमें कि एक अध्यक्ष और 2 मेंबर होते थे जो सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इस बात को अब ध्यान रखना, जो 1968 में एक ऑडिट बोर्ड की स्थापना की गई थी सीएजी के द्वारा अकॉर्डिंग, जिसमें कि जो बाहर के सारे जो जिन्हें हम कहते हैं इंटरप्रेन्योर, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं इंटरप्रेन्योर, जिसमें इंजीनियर आ जाते हैं, साइंटिस्ट आ गए, जैसे फिजिक्स से रिलेटेड आ गए, केमिस्ट्री से रिलेटेड आ गए, उन सब में। और लेकिन इसमें जो भी नियुक्त किए जाते थे, ये जो मतलब ये जो ऑडिट बोर्ड है, ठीक है ना, जो 1968 में बना गया था ऑडिट बोर्ड, इसमें एक हेड होते हैं और 2 मेंबर होते हैं जो कि सीएजी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, छोटी सी हिस्ट्री थी। अगर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द केग ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडिया की जो फंक्शन है, अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 149 के बारे में पढ़ा था हमने, जो आर्टिकल 149 है क्या कहता है। तो आर्टिकल 149 कहता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी यूनियन एंड स्टेट हैं और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों में जो सीएजी की ड्यूटी एंड पावर को निर्धारित करने के लिए ऑथोरिटी देता है। ठीक है, एक मिनट हम जा नीचे पहुँच के, हाँ, एक ऑथोरिटी देता है। और इस ऑथोरिटी में जो एक्ट है, एक एक्ट है डीपीसी एक्ट, जो 1971 में बनाया गया था, जिसमें कि कैग की ड्यूटी पावर एंड कंडीशन ऑफ ए सर्विस जो है वो एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 1971 में। और जिसे 1976, अगर हम 1976 की बात करते हैं, जिसमें कि हमने ये पढ़ा था, जो 1976 में जितने भी केंद्रीय सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण, मतलब अनुरक्षण कार्य से मुक्त, इन्हें मतलब कि फ्री कर दिया गया, बिकॉज क्योंकि जितने भी सीएजी को अकाउंट से अलग करके इनको एक तरह से डिफाइन कर दिया गया था, मतलब एक तरह से अलग, मतलब सेपरेट कर दिया गया था अकाउंट से फ्रॉम ऑडिट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। और जिसमें ये कुछ इनकी ड्यूटीज़ और फंक्शन है जो कि नीचे हैं, ये हमें पढ़ना है। इसमें दे रखा है ऑडिटिंग द अकाउंट रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर, जितने भी ऑडिटिंग एंड अकाउंट है वो हमें पता है कि वो सारे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं, जो फंड होता है उन सब से रिलेटेड होते हैं। तो उन सब का जो मतलब एक तरह से उन्हें मेंटेन करने का काम कौन करता है, कैग करता है, मतलब जो कैग है, सीएजी हैं, वो एक तरह से मेंटेन करते हैं, मतलब कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उन्हें मेंटेन करना। ठीक है, अगर हम बात करें जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है इन्हें मेंटेन करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो भी फंड होते हैं और जितने भी मतलब एक्सपेंडिचर होते हैं इन्हें एक तरह से मेंटेन करके रखता है कौन, कैग। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देन हम बात करते हैं इनकी जो भी ऑडिट और जितने भी मतलब ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड अदर सब्सिडरी अकाउंट ऑफ एनी डिपार्टमेंट, तो कोई सा भी डिपार्टमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कोई सा भी हो, वो सब कौन करता है, वो सब कैग के अकॉर्डिंग ही होता है और कैग ही करता है इन सबको, क्योंकि कैग ही हेड है ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का, तो वो उनकी तरह से जितनी भारत की संचय निधि से प्रभावित होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसमें जितने भी मतलब और इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो कैग के केवल जो सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट है, सीएजी केवल सुप्रीम कोर्ट की जज को हटाने के तरीके और आधार पर ही कैग
को उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, वैसे उन्हें कभी नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। और तो पता चलेगा कि ये एक तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम मेंटेन करके रखते हैं कौन, कैग। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो डिबेट हो गया, सिंकिंग फंड हो गया, डिपॉजिट हो गया, एडवांस हो गया, सस्पेंस अकाउंट, रिमिटेंस, बिजनेस, ही आल्सो और रिसिप्ट स्टॉक अकाउंट एंड ऑर्डर विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी डिबेट या डिपॉजिट, अगर किसी को ट्रांजेक्शन करना हो या कोई रिलेटेड वर्क हो, उन सब में क्या होता है कि उन सब में जो जितनी भी रिलेटेड चीज़ होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, अप्रूव होती है। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा ही अप्रूवल मिलता है, और प्रेसिडेंट ही उसे एक तरह से रिक्वायर्ड करता है, ठीक है, हाँ तुम इस काम इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, इसमें ऑडिटिंग द अकाउंट ऑफ एनी अदर ऑथोरिटी व्हेन रिक्वेस्ट बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर, फॉर एग्जांपल दी ऑडिट ऑफ ए लोकल बॉडीज़। कहने का मतलब है जितनी भी लोकल बॉडीज़ होती हैं उनसे ये रिलेटेड है। और इसमें जो आर्टिकल 150 जो हमने पढ़ा था, आर्टिकल 150, आर्टिकल 151 एंड देन आर्टिकल 279, ये इन सबसे रिलेटेड, जो नेट प्रोसीडर्स की हमने बात करी थी, ये इन सबसे रिलेटेड है। एक बार आप इस पे ना अपनी नज़र डाल लीजिएगा, ठीक है। और जो भी मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी थी जो पार्लियामेंट के द्वारा थी, उसमें जो 1976 में जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो मतलब अकाउंट से रिलेटेड थी, जिन्हें की एक तरह से सेपरेट कर दिया था, अलग कर दिया गया था अकाउंट से। और जो कैग है वो 3 ऑडिट रिपोर्ट हमेशा प्रेसिडेंट को सबमिट करता था, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंस अकाउंट ना, पब्लिक अंडरटेकिंग। ये 3 अकाउंट्स, ये जो 3 ने आप ध्यान रखना, अप्रोप्रिएशन, फाइनेंस अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग अकाउंट, जो कि सीएजी क्या करता है, इसे रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को देता है। और इसी के साथ अगर ये वीडियो सच में आपको बहुत रियली हेल्पफुल लगे कि हाँ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और इस ये जो है इसे एक बार आप दोबारा रिवीजन करना और इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और इसी के साथ ऑल दी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू।